सीटेड जुलाई 2026 के लिए पीडोगोजी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड पीडोगोजी क्वेश्चंस विद सिंपल एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स करेंगे, कुछ क्लासरूम एग्जाम्पल्स भी लेंगे। ट्राई कीजिए कि हर क्वेश्चन को ना आप आंसर को पोज करके खुद सोचने की कोशिश करें। भले ही आप उसके बाद आंसर्स को तो मैं बताने वाली हूँ, बट आप पोज करके खुद से जरूर ट्राई करें उसको। अगर आप सीटेट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया, कंस्ट्रक्टिव किस चीज़ पर फोकस करता है, रचनावाद किस पर बल देता है, रोट लर्निंग पर, एक्टिव लर्निंग पर, या पनिशमेंट पर, या मेमोराइजेशन पर। सोचिए आप। ये जो फोकस करता है कंस्ट्रक्टिविज्म वो करता है एक्टिव लर्निंग पर। किस पर करता है? एक्टिव लर्निंग पर। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि अकॉर्डिंग चाइल्ड एक्टिवली नॉलेज बिल्ड करता है। कैसे नॉलेज बिल्ड करता है? एक्टिवली बिल्ड करता है। हिंदी में यदि मैं आपको बताऊं तो बच्चा स्वयं के अनुभव के माध्यम से सीखता है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है। यही कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है, यही रचनावाद है। तो यदि मैं यहाँ पर आपको, है ना, तो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिल्ड, यानी कि वो खुद से बिल्ड कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस से बिल्ड कर रहा है, राइट। सो आंसर क्या है आपका? एक्टिव लर्निंग। और सीटेड ट्रिक क्या है यहाँ पे? कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे, सबसे अच्छा कैसे सीखता है? पैसिव लर्निंग से सीखता है, रिवॉर्ड लर्निंग से रिवॉर्ड ओनली से, या एक्टिव इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, या पनिशमेंट? सोच के बताइए कैसे सीखेगा? एक्टिव इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ठीक है, क्योंकि पियाजे के अनुसार चाइल्ड एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है ना। चाइल्ड का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा, उसे इंटरेक्शन करके लर्निंग डेवलप होती है बच्चे की, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोलूँ तो बच्चे वातावरण से जुड़कर बेहतर सीखते हैं। याद रखना, पियाजे में काफ़ी ऐसे कन्फ्यूजन होता है, तो जब आप ट्रिक याद रख लेंगे या एक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, सो यू आर गोइंग टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वही है, पियाजे के अनुसार चाइल्ड जो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करके लर्निंग डेवलप करता है, ठीक है। सो इसीलिए इसका आंसर होगा एक्टिव इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। हियर इज द आंसर, एक्टिव इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर इन, है ना, टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर इन। शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका किस में निभाता है? मुझे कुछ ईमेल आई थी कि हिंदी में भी जो है आप थोड़ा बता दें तो ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा देख लें उस चीज़ को। तो इसमें ट्रेडिशनल लर्निंग है, रोट लर्निंग है, या कंस्ट्रक्टिव जो क्लासरूम होते हैं उनको हम करेंगे, या पनिशमेंट मेथड देंगे? सोचिए इसको। तो इसका आंसर क्या रहेगा बताइए आप, है ना। तो हम वही, कैसे कंस्ट्रक्टिव वाले हमारे क्लासरूम रहेंगे यहाँ पे, है ना। इसी को अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में? इसमें टीचर गाइड करता है ना। टीचर डिक्टेटर की तरह नहीं काम करता है, नॉट बिहेव लाइक अ डिक्टेटर, ठीक है। किसकी तरह फिर एक्ट करता है? टीचर, है ना। वहाँ पर वो क्या करेगा? एक तरीके से आपको गाइड करेगा। क्या करेगा? गाइड करेगा। तो इसलिए ये आंसर रहेगा इसका। सो यहाँ शिक्षक जो है मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में, राइट। सो ये रहा आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इज रिलेटेड विद, करके सीखना किससे संबंधित है? रोट लर्निंग से संबंधित है, या आपका इसमें ना कंस्ट्रक्टिविज्म में ना थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, स्लिप ऑफ माई टंग होती है ना। ये मेरा प्रॉब्लम है इसके साथ, इस वर्ड के साथ। तो ठीक है, रोट लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म और पनिशमेंट, ड्रिल मेथड, है ना। तो बताइए, सोचिए इसको। अगेन इसका आंसर कौन सा रहना है? कंस्ट्रक्टिविज्म इसका आंसर रहना है, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में हम क्या करते हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड पर, राइट। तो रचनावाद में हम गतिविधि आधारित अधिगम महत्वपूर्ण होता है। देखो कितना शानदार मैंने हिंदी बोल दिया। रचनावाद में गतिविधि आधारित अधिगम महत्वपूर्ण होता है, राइट। सो कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्या होता है इसमें? एक्टिविटी बेस्ड, राइट। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करता है ये, ठीक है, इस पर फोकस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय,
है ना। निकटस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पियाजे ने दिया, कोलबर्ग ने, स्किनर ने, वाइगॉस्की ने, बताइए, है ना। तो ZPD किसने दिया था? ये दिया था हमारे वाइगॉस्की ने। क्या बोला था इन्होंने? Here's told like ZPD बताता है कि बच्चा गाइडेंस के साथ क्या सीखता है। किसके साथ? यू विल हैव टू प्रोवाइड द गाइडेंस। और गाइडेंस के साथ क्या है? गाइडेंस यदि आप प्रोवाइड करें उसके साथ बच्चा क्या सीख सकता है ना। उसी को क्या बोलते हैं? ZPD बोलते हैं। और ये वाइगॉस्की ने बताया। तो यह हिंदी में यदि बताऊँ, यह सीखने की संभावित क्षमता को दर्शाता है। संभावित का मतलब क्या है? कि मीन्स यदि आप गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस के साथ बच्चा जो है क्या सीख सकता है। इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द किड्स, तो वो क्या सीख सकता है, ठीक है। यही ZPD है। और ये किसने दिया था? वाइगॉस्की ने, सॉरी, ठीक है। ये किसने दिया? आपका वाइगॉस्की ने दिया, ठीक है। तो हे इज द आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। अब हम बात करते हैं स्कैप फोल्डिंग मीन्स, है ना। स्कैप फोल्डिंग हिंदी में तो यही लिखा है मैंने। स्कैप फोल्डिंग का मीन क्या है? पनिशमेंट है इसका मतलब, मेमोराइजेशन है, टेम्परेरी सपोर्ट टू लर्नर, टेस्टिंग, बताइए। इसका स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी सपोर्ट टू लर्निंग, ठीक है। टीचर चाइल्ड को स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सपोर्ट करता है टीचर। धीरे धीरे सहायता कम कर दी जाती है। पहले सपोर्ट दिया, जैसे जैसे बच्चे को वो आ रहा है तो धीरे धीरे उस सपोर्ट को हटा दिया। इसी को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे साइकिलिंग हम सिखाते हैं ना, बच्चे को थोड़ा सपोर्ट देते हैं, फिर बच्चा चलता है, फिर हम धीरे धीरे अपना सपोर्ट को हटाने लगते हैं, ऐसे। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब ये आपका आंसर है यहाँ पे, टेम्पररी सपोर्ट टू द लर्नर। एंड सीटेड ट्रिक, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट। ये सीटेड ट्रिक आप याद रख सकते हैं। जिस ऑप्शन में सपोर्ट होगा स्टेप बाय स्टेप, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच थ्योरी एम्फेसिस सोशल इंट्रैक्शन इज लर्निंग, है ना। विच थ्योरी किस पे एम्फेसिस कर रही है? सोशल इंट्रैक्शन इन लर्निंग, सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया पर कौन सा सिद्धांत है जो बल देता है? अभी हमने पहले भी बात करी थी, है ना। जब भी आप ये यहाँ पे कीवर्ड है आपका सोशल इंटरेक्शन, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? वाइगोसिकी सर आ जाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि वाइगोसिकी के अनुसार क्या हुआ था? वाइगोसिकी के अनुसार लर्निंग सोशल इंटरेक्शन से इम्प्रूव होती, बात करी थी ना हमने कि वाइगोसिकी लर्निंग जो है वो सोशल इंटरेक्शन से इम्प्रूव होती है। बच्चे दूसरों के साथ सीखते हुए बेहतर विकास करते हैं, है ना। कहते हैं ना कि हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो लर्निंग को तो हम घर में भी करा लेंगे, बट सोशल इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बच्चा जो है उससे भी सीखता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वाइगोस्की को थ्योरी को सपोर्ट करती है चीज़ें, है ना। बच्चे दूसरों के साथ सीखते हुए बेहतर विकास करते हैं, है ना। बच्चे बच्चों से सीखते हैं, तो ये वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को हिंदी में? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, सेपरेट क्लासरूम देंगे आप, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, या पनिशमेंट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। सोचिए इसको, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन को आप पढ़ाएंगे, या क्लासरूम सेपरेट कर देंगे, या सब बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, या पनिशमेंट बेस्ड लर्निंग आप कराएंगे? तो इसका आंसर आपको पता है, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, है ना। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है सीटेट का, NCF का, है ना, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, यहाँ पर क्या होता है? सभी बच्चों को साथ में सीखने का अवसर देते हैं हम इंक्लूसिव क्लासरूम में, है ना। हर बच्चे को समान अवसर दिया जाता है। हिंदी में यदि आप रखेंगे तो क्या करेंगे हम, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे बच्चे को। और हिंदी में क्या बोलेंगे आप? यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द समान अवसर टू ईच एंड एवरी किड इन द सेम क्लासरूम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बुद्धि किससे प्रभावित होती है ना। कैसे इन्फ्लुएंस्ड होगी इंटेलिजेंस? हेरिडिटी से होगी, या एनवायरनमेंट से होगी, या दोनों से होगी, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या पनिशमेंट से होगी? बताइए इसका आंसर। सोचिए आप, बताने को तो मैं बता ही देने वाली हूँ, बट यू जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, है ना। तो क्या होगा? बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट,
ठीक है। इंटेलिजेंस पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों मिलकर बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल भी लेते हैं, जब इसकी थ्योरी समझा रहे होते हैं कि दो बच्चे ले, दोनों ट्विंस हैं, है ना, तो जीन्स तो लगभग लगभग उनके सेम है, लेकिन एक को ऐसा एनवायरनमेंट दिया, एक को हमने बाहर भेज दिया, एक को इंडिया में रखा, अलग अलग एनवायरनमेंट दिया, तो वो बच्चा अलग, आप उसमें चेंजेस देखेंगे, इस बच्चे में आप अलग से चेंजेस देखेंगे, राइट। तो ये इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपकी इंटेलिजेंस दोनों पर डिपेंड करती है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assessment for learning is mainly used by, assessment for learning is mainly used by, अधिगम हेतु मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंड द ऑप्शन इज फेल स्टूडेंट, कंपेयर करेंगे स्टूडेंट को, इम्प्रूव करेंगे लर्निंग को, या पनिश करेंगे स्टूडेंट को, है ना। सोचिए इसको, असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ पर आएगा आपका इम्प्रूव लर्निंग। क्या आएगा? इम्प्रूव लर्निंग, है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और फीडबैक के लिए होता है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, है ना। उसको बच्चे को देखते रहेंगे, कंटिन्यूस इम्प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको फीडबैक उसका लेते रहेंगे, कितना इम्प्रूवमेंट है, कितना क्या है ना। तो हम इसको इस वाले असेसमेंट फॉर लर्निंग को लेते ही इसलिए कि मतलब यह सीखने को बेहतर बनाने में मदद करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या करता है? एक आपने देखा होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक समेटिव होता है ना, एक फॉर्मेटिव होता है, उस तरीके से आप समझिए। तो ये सीखने को क्या करता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग बेहतर बनाने में मदद करता है ना, इम्प्रूविंग और फीडबैक के लिए होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्या करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग? इम्प्रूव करता है लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेज इज कॉल्ड द सेंसरी मोटर स्टेज? विच स्टेज इज कॉल्ड द सेंसरी मोटर स्टेज? हिंदी में क्या बोलेंगे? किस अवस्था को संवेदी गत्यात्मक अवस्था कहा जाता है? सेंसरी की बात कर रहे हैं, बच्चा सेंस से वहाँ पे करता है। खैर एनीवेज आप सोचिए इसको, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 या 11 ईयर्स ऑनवर्ड, जहाँ भी हम सेंसरी की बात करेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 0 to 2 ईयर्स, है ना। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चा सेंस और मूवमेंट के थ्रू सीखता है। वो अपने सेंसेस के थ्रू और किसके थ्रू सीखता है? मूवमेंट के थ्रू सीखता है, क्योंकि चाइल्ड आपको पता है टच करता है, साउंड और मूवमेंट से, है ना, साउंड सुनता रहता है ना। वो आप कहीं पे भी कुछ पहुँच के लिए देखा आपने, देखा जब टॉयज़ लेके आते हैं वो साउंड वाले होते हैं, है ना। मूवमेंट से वर्ल्ड को वो समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सेंसरी स्टेज में है ना। तो यही है कि 0 से 2 का होगा सेंसरी स्टेज में, है ना। साउंड मूवमेंट से वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है। इट्स आंसर 0 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेज डज सिम्बॉलिक थिंकिंग डेवलप? इन विच स्टेज डज सिम्बॉलिक थिंकिंग डेवलप? प्रतीकात्मक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिम्बॉलिक थिंकिंग। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिम्बॉलिक थिंकिंग। इस स्टेज में चाइल्ड सिम्बॉलिक की एक भी सेंस की बात करी थी, अब क्या करें? सिंबल। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? प्री ऑपरेशनल में सिंबल और लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर देता है, सिंबल्स और लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर देता है ना। बच्चा इमेजिनरी प्ले भी करता है यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज में, राइट। तो इसलिए आपको सिंबॉलिक आए, सो यू आर गोइंग टू क्लिक द ऑप्शन प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये रहा आंसर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच मेथड एनकरेज क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन? कौन सा मेथड है जो बच्चों में क्रिएटिविटी एनकरेज करता है? कौन सी विधि बच्चों में रचनात्मकता, किसको? रचनात्मकता को बढ़ावा देती है? रूट लर्निंग, लेक्चर मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपकी, या पनिशमेंट, है ना। तो यहाँ पर सोचिए आप इसको, इसमें आपका आ जाएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्या आ जाएगी? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी चिल्ड्रन को, है ना, क्या करती है? एक्टिवली एंगेज करती है। फिर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड सम एक्टिविटीज़ टू द किड, टू द क्लासरूम, है ना। तो बच्चा क्या करेगा? वहाँ पर जल्दी एंगेज कर लेता है, तो है ना। तो इससे क्रिएटिविटी, है ना, और ये बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जो क्रिएटिविटी है उसको जो एनकरेज करता है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करती है ना। इससे क्रिएटिविटी और बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। हर बच्चा अपने हिसाब से करेगा, एक्टिविटी करके सीखेगा, ज़्यादा सेंसेस ऑर्गन उसके यूज़ होंगे, तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है, ठीक है।
ओके, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विदिन, विदिन अंदर से आ रहा है, इज कॉल्ड, भीतर से आने वाला प्रेरणा क्या कहलाती है ना? आप खुद करना चाह रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू प्रेशराइज टू द किड कि करो 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 करो, है ना, आप कितने नंबर आएंगे तो ये देंगे, ये सब अलग बातें होती है। एक होती है अंदर से बच्चा खुद ही करना चाह रहा है कि आई वांट टू डू दिस, है ना, वो वाला यू नो, विद इन, आपके अंदर से जो आ रहा है। इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलेंगे, पनिशमेंट बोलेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलेंगे, या रीइंफोर्समेंट बोलेंगे। थिंक अबाउट दिस, क्योंकि जहाँ पर भी विद इन आएगा या भीतर से आएगा, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर की बात है, ठीक है। जब चाइल्ड इंटरेस्ट और इन्जॉयमेंट के लिए सीखता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कुछ बच्चों का होता है कि नहीं मुझे ड्राइंग कर, जैसे मेरी बेटी है, मतलब शी लव टू ड्रॉ, है ना, शी लव टू मेक द स्केचेस, तो इस तरीके से वो आपका भी कुछ होगा, है ना, जहाँ हम खुद इंटरेस्ट और इन्जॉयमेंट के लिए सीखते हैं। यह आंतरिक प्रेरणा से होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और जब हम ऐसे बोलते हैं कि ठीक है तुम इस क्लास में पास हो या तुम इतने मार्क्स लेके आओ, तो आप मम्मा पापा भी कई बार बोल देते हैं वी आर जस्ट गोइंग टू गिव द बाइक या कुछ भी ऐसा कुछ, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, राइट है, ठीक है। तो विद इन था तो इसलिए हमने इंट्रिंसिक करा, भीतर से था तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये रहा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग, विच साइकोलॉजिस्ट, कौन सा साइकोलॉजी एसोसिएटेड है आपके क्लासिकल कंडीशनिंग से, है ना, शास्त्रीय अनुबंधन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, स्किनर से, पैवलोव से, पियाजे से, कोलबर्ग से, है ना, बताइए। तो जहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग आएगी, आपने थ्योरी में भी किया होगा उसको, वहाँ पर आ जाते हैं पैवलोव सर, कौन आ जाते हैं, पैवलोव। पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, ठीक है। उन्होंने, आपको ध्यान होगा, उन्होंने डॉग पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, डॉग पर एक्सपेरिमेंट किए थे, उनका स्लाइवा कि जब वो बैल बजा रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ, बैल बजाया तो स्लाइवा नहीं आया, फिर उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थी कि जैसे बैल वो बजाते थे तो बच्चे उसको, डॉगी को खाना डालते थे, तो एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने बैल बजाई, खाना नहीं हुआ तो उसका स्लाइवा सिक्रीट होना शुरू हो गया, इस तरह की वो थ्योरी थी, ठीक है। तो जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात आएगी तो यू आर गोइंग टू टिक द पैवलोव, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16, रीइंफोर्समेंट थ्योरी वाज गिवन बाय, रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है, प्रबलन, क्या बोलेंगे इसे, है ना, आप देख लेना क्या ये सिद्धांत किसने दिया, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, है ना। तो ये आपके स्किनर ने दिया, पियाजे ने दिया, वाइगॉस्की ने, या फ्रॉइड, किसने दिया ये, थिंक अबाउट दिस। तो अरे इसका तो मैंने आपका आंसर शो कर दिया, स्किनर ने। चलो एनीवेज हम डिस्कस करते हैं इसको। एक्चुअली स्किनर ने क्या कहा था, जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी आपकी, स्किनर के अनुसार रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। वो कहते थे जैसे बच्चा आपका कोई अच्छा काम कर रहा है या आप उसे कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करिए, रीइंफोर्समेंट दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। तो के अनुसार बच्चे का बिहेवियर जो जिसमें आप रीइंफोर्समेंट देंगे वो ही बिहेव क्या होता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। यदि कहते हैं ना पॉजिटिवली बच्चे को लिए, तो पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट होता है वो लर्निंग को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। और ये किसने बोला था, ये स्किनर सर ने बोला था, ठीक है। तो स्किनर के अनुसार रीइंफोर्समेंट बिहेवियर जो है, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू वॉन्ट कि ऐसा बच्चा बिहेव करे, तो आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स वहाँ पर करें। तो यदि आप वहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्स करेंगे, तो वो वही बिहेव उनका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं, है ना, जब वो दे आर फियरफुल, या वो डर में होते हैं, या जब उनको पनिशमेंट दिया जाता है, या वो इमोशनली सेफ होते हैं वहाँ पर, या वो मेमोराइज कर रहे होते हैं तब। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। कब सीखेंगे बच्चे बेहतर, बताइए आप, व्हेन दे फील इमोशनली सेफ, जहाँ पर वो क्या करेंगे। इस पे आजकल बहुत डिस्कशन भी हो रहा है कि स्कूल जो है इमोशनली वेलबींग पे ध्यान उतना नहीं देते हैं, सिर्फ फेयरफुल एनवायरनमेंट देते हैं, तुमने ये नहीं किया तुम होमवर्क करो, तो इस पे बहुत है। और ये बहुत
डिबेट का भी टॉपिक रहता है कि बच्चों को पहले क्लासरूम में आप इमोशनली सेफ फील कराइए, तो जो है बच्चों की जो आउटपुट है, लर्निंग आउटकम है, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इमोशनली जहाँ सेफ एनवायरनमेंट होता है वहीं लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। आप ही देख लीजिए, इफ़ यू आर जस्ट डूइंग सम इफ़ यू आर डूइंग जॉब में आप हैं कहीं पे, जितना इमोशनली सेफ आपको वहाँ एनवायरनमेंट मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, तो आपका जो आउटपुट है डेफिनेटली वो इम्प्रूव ही होगा। तो यही बच्चों पर है, ठीक है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, डर सिखाने को कम कर देता है। जहाँ फियरफुल एनवायरनमेंट होगा, पनिश होगा, वहाँ पर बच्चा डर में सीखता है ना। और जहाँ इमोशनली सेफ है वहाँ पर बच्चा खुद से सीखता है, मोटिवेट होकर सीखता है, और वहाँ पर रिजल्ट, लर्निंग आउटकम भी अच्छे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है यदि आप इन चीज़ों को इस तरीके से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। विच असेसमेंट इज कंडक्टिव ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कौन सा मूल्यांकन किया जाता है ना। कब हम कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, है ना। समेटिव, फॉर्मेटिव, एनुअल या फाइनल, सोचिए आप इसको। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करते हैं आप इसमें, आप कंटिन्यूअस फीडबैक के लिए होता है ये। फॉर्मेटिव किसके लिए होता है, यहाँ पर आप कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस फीडबैक दे रहे होते हैं बच्चे को, ठीक है। ये लर्निंग इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। कंटिन्यूअस दे रहे हैं, लर्निंग इम्प्रूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसने कहा ना विच असेसमेंट कंडक्ट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो असेसमेंट करेंगे वो कौन सा करेंगे आप, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्यों करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फीडबैक के लिए होता है, और ये धीरे धीरे क्या करता है, लर्निंग इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। बच्चे को लगातार कंटिन्यूसली उसको फीडबैक मिल रहा है, आप इतना इंप्रूव किए हैं, यहाँ आप थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये नहीं है, तो दैट मीन्स लर्निंग इंप्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम फोकस ऑन। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम किस बात पर फोकस करेगा, बाल केंद्रित कक्षा किस पर बल देती है, टीचर डोमिनेंस पे बल देती है, पनिशमेंट पे देती है, लर्नर पार्टिसिपेशन पे, रोट मेमोराइजेशन पे। आई थिंक इट्स मक्खन काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। चलो सोचो, सीधी सी बात है भाई, चाइल्ड सेंटर्ड है ना, तो हम लर्नर के पार्टिसिपेशन पे ध्यान देंगे ना। टीचर डोमिनेंस का क्या मतलब है, पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं है, रोट मेमोराइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो कई बार आप इस तरह भी क्वेश्चन निकाल दो, टीचर डोमिनेंस नो नो नो, पनिशमेंट नो नो नो, रोट मेमोराइज नहीं भाई, तो कौन सा बचा, सी लर्नर पार्टिसिपेशन, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में लर्नर एक्टिव रोल प्ले करता है ना, बिकॉज और सारी एजुकेशन, जिस क्वेश्चन में भी आपको कन्फ्यूजन हो ना, तो आप हमेशा क्या करा करो, चाइल्ड की जगह अपने आप को रखा करो और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से सोचा करो, देन यू आर जस्ट गोइंग टू ऑप्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चे की रुचि और आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है ना। तो इसीलिए हमने क्या करा, लर्नर पार्टिसिपेशन, ओके। अब ये 20 क्वेश्चन है, विच इंटेलिजेंस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशंस। विच इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशन। दूसरों की भावनाओं को समझने वाली बुद्धि कौन सी होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, लॉजिकल होती है, इंटरपर्सनल होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, कौन सी होगी। दूसरों को समझ रहे हैं ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, इंटरपर्सनल, कौन सी होती है ये, इंटरपर्सनल। इंट्रा क्या होती है, विद इन, हम खुद को ही वी आर जस्ट अपना इंट्रा मीन्स अंदर, और इंटर मीन्स दैट मीन्स दूसरों की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दूसरों को समझने और कम्युनिकेट करने की क्षमता होती है। क्या है, दूसरों को समझने और कम्युनिकेट करने की क्षमता है। यह सोशल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, सोशल इंटरेक्शन में। दो की बात कर रहे हैं ना, दूसरों को समझ रहे हैं ना, दूसरों के इमोशंस को समझ रहे हैं ना, तो सोशल इंटरेक्शन में तो हेल्प करेगी ये, है ना। इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप, इंटरपर्सनल। और जहाँ आपका इंट्रा आ जाएगा, इंट्रा विद इन, आप खुद के विद इन, ऐसे, ओके। नंबर 21, विच स्टेज इज एसोसिएटेड विद लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। विच स्टेज इज एसोसिएटेड विद लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है, सेंसरी में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, बताइए। ये होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी इसकी,
देखो पियाजे के अनुसार ना इस अवस्था में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है। कौन सी में? कॉन्क्रीट में। लॉजिक लॉजिक पे काम करना शुरू करता है, लॉजिक थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, लेकिन सोच अभी कॉन्क्रीट सिचुएशन तक सीमित है ना। तो आपने ये स्टेजेस पढ़ी होंगी थ्योरी में, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ठीक है। तो वो उन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेज है जो लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट उससे एसोसिएटेड है, तो है ना। तो पियाजे के अनुसार यही था कि जो बच्चा है इस स्टेज में वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है, लेकिन उसकी जो सोच है ना वो क्या होती है, अभी कॉन्क्रीट सिचुएशन तक ही सीमित रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 22, द मेन एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, क्या होना चाहिए भाई, है ना। द मेन एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेमोराइजेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट या फियर। आप यदि मेमोराइजेशन भी नहीं, पनिशमेंट में फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, तो एक ही बचता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट है ना। आपने देखा होगा स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका तो बिल्कुल प्रोस्पेक्टस में बड़ा बड़ा लिखा रहता है, ओवर हियर वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द किड्स एंड ये सुना होगा ना आपने। तो वही है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि मानसिक भी, सामाजिक भी और भावनात्मक, इमोशनल भी, सोशल भी, है ना। और उसका जो है हर चीज़ में जो है बच्चे की हमें वेलबींग देखनी है, ठीक है। सो आंसर इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसिस, कौन सी लर्निंग थ्योरी एम्फेसिस करती है रीइंफोर्समेंट पे? कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रबलन, है ना, प्रबलन ही बोलेंगे इसको, प्रबल देता है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म, मेरी स्लिप ऑफ टंग इस वर्ड में ज़रूर होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, जेस्टाल, है ना, गेस्टाल थ्योरी, किस में होगा? सोचिए आप, है ना, किस में, कौन रीइंफोर्समेंट पे कौन सी थ्योरी एम्फेसिस कर रही है, ठीक है। तो बताइए बिहेवियरिज्म किस पे कर रही है रीइंफोर्समेंट थ्योरी? बिहेवियरिज्म पे, ठीक है। क्यों? बिहेवियरिज्म क्या होता है? ऑब्जर्वर बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट पर फोकस करता है। बिहेवियरिज्म किस पे फोकस करता है? आप जो बिहेव क्या करते हो, है ना, ऑब्जर्वर जो बिहेवियर रहता है, ऑब्जर्वर बिहेवियर और क्या, और आपका रीइंफोर्समेंट, है ना, इस पर फोकस करता है। रिवार्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। रिवार्ड क्या करता है? बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। पहले भी हमने कहा था ना कि जैसे कोई बच्चे ने कोई अच्छा, आपको लग रहा है कि इट्स गुड बिहेव या मुझे ये बिहेव चाहिए, तो यू आर जस्ट गोइंग टू गिव द रिवार्ड टू रीइंफोर्स हिम कि वाह बच्चा है, तुमने बहुत अच्छा किया, ठीक है, वाह नाइस। सो तो आप उसको रीइंफोर्स करें तो वो बिहेवियर क्या होते जाएगा? स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ठीक है, बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अ टीचर शुड रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट मिस्टेक्स बाय, है ना, अ टीचर शुड रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट मिस्टेक बाय, शिक्षक को बच्चों की गलतियों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कैसा रिएक्शन देना चाहिए? पनिशमेंट करना चाहिए बच्चे को, क्रिटिसिज्म करना चाहिए, गाइडेंस या सपोर्ट करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए? अगेन ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि यू जस्ट गोइंग टू कट पनिशमेंट, नो नो नो, क्रिटिसिज्म, नो नो नो, इग्नोर देम, इग्नोर तो करना ही नहीं है बच्चे को, तो गाइड करना है उसको और क्या करना है? सपोर्ट करना है, ठीक है। तो जो मिस्टेक लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है ना भाई, जब आप सीखेंगे मिस्टेक तो करेंगे ही ना, तो नेचुरल पार्ट है मिस्टेक करना, मिस्टेक ना करना, मिस्टेक ना होना, ये तो मिथ है ना। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? टीचर को सपोर्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या है? गाइडेंस एंड सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड? विच टाइप ऑफ मोटिवेशन बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, पुरस्कार पर आधारित प्रेरणा कौन सी होती है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, पता है आपको, इमोशनल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या नेचुरल मोटिवेशन, ठीक है, कौन सी होती है ना। बिकॉज दिस मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द, आपको पता है किस पे बेस्ड है? वो रिवार्ड पर बेस्ड है। तो आप बताइए, ये एक्सट्रिंसिक है, अभी हमने पीछे बात करी थी, क्योंकि आप रिवार्ड है, अरे बेटा तू करेगा तुझे ये मिलेगा, बच्चे को खुद लग रहा है कि मैं करूँगा तो मैं इसकी डिमांड करूँगा, मुझे ये मिलेगा, तो दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर है। जब लर्निंग रिवार्ड या प्राइज़ के लिए होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। और जब अंदर से आता है कि नहीं बच्चे का इंटरेस्ट है, वो खुद करना चाह रहा है, उसको खुद करना है वो चीज़, वो होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, विद इन, अंदर से जो आते हैं, ठीक है।
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, CCE। आपको पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सीटेट, है ना। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE फोकस ऑन किस पे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, ओनली फाइनल एग्जाम पर, रोट लर्निंग पर, पनिशमेंट पर, या ओवरऑल डेवलपमेंट। अगेन यू कैन कट द ऑप्शंस जो आपको सही नहीं लग रहे हैं। फाइनल एग्जाम नहीं नहीं नहीं, है ना। रोट लर्निंग नहीं नहीं, पनिशमेंट नहीं नहीं नहीं, फिर वही बात आ गई, है ना। इस तरह भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि CCE चाइल्ड के स्कोलास्टिक, है ना, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट दोनों को असेस करती है ना। बच्चे के दोनों को असेस करती है। आपने देखा होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे का असेसमेंट में भी क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विच साइकोलॉजिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया भैया बताइए। पियाजे ने दिया, गार्डनर ने दिया, स्किनर ने दिया, कॉलबर्ग ने दिया, किसने दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर ने। किसने दिया, गार्डनर ने, है ना। हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, है ना। हर बच्चा अलग अलग प्रकार की बुद्धि रखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस। 28 क्वेश्चन, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव कब होता है, सबसे इफेक्टिव लर्निंग अधिक प्रभावी कब होता है, स्टूडेंट आर पैसिव, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, ओनली टीचर स्पीक्स, पनिशमेंट इज यूज्ड। बताइए कब होगा, स्टूडेंट पैसिव होगा, नहीं भाई स्टूडेंट को पैसिव नहीं रहना है। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, सोचते हैं। ओनली टीचर स्पीक है तो बिल्कुल भी नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। पनिशमेंट को यूज़ करें नहीं, तो क्या बचा आपका, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट। और वैसे भी आपको पता है वही लर्निंग इफेक्टिव होती है जहाँ पर बच्चा क्या करता है, एक्टिवली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। यू नो दिस, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच डोमेन इंक्लूड फीलिंग एंड इमोशन, विच डोमेन इंक्लूड फीलिंग एंड इमोशंस। भावनाएं और संवेदनाएं किस प्रकार, किस क्षेत्र में आती हैं, है ना। कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं फीलिंग और इमोशंस, अफेक्टिव में आते हैं, साइकोमोटर में आते हैं, मेमोरी में आते हैं। बताइए, थिंक अबाउट इट। अफेक्टिव डोमेन किस में आती हैं, अफेक्टिव डोमेन में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अफेक्टिव डोमेन में आपके इमोशंस आते हैं, आपके क्या आते हैं, आपके इमोशंस आते हैं, आपकी वैल्यूज़ आती हैं, और क्या आता है आपका, और आपका एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड्स इससे रिलेटेड होता है अफेक्टिव डोमेन, इमोशंस, वैल्यू और आपका एटीट्यूड से रिलेटेड होता है अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, है ना, बुद्धि परीक्षण क्या मापते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या मेजर करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी, इमोशनल सेफ्टी, मेंटल एबिलिटी, या पनिशमेंट लेवल। बताइए, मेंटल एबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्या करते हैं आपके, रीजनिंग, है ना, जैसे आपकी रीजनिंग हो गई, इसको देख लिया उन्होंने, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई आपको, ये देख लिया, है ना। आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, थिंकिंग एबिलिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस यही करते हैं, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग एबिलिटी, इनको मेज़र करते हैं। तो दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी को मेज़र कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, किससे भाई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, सेंसरी में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट में, या फॉर्मल में। बताइए, पता होगा आई थिंक आपको इसका आंसर ना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का अमूर्त चिंतन की जब बात होगी, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल, है ना, कौन सी, इस स्टेज में क्या करता है बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल जो होती है ना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट में, यानी कि कल्पनात्मक, हिंदी में बोलूँ, और तार्किक चिंतन विकसित होता है इस स्टेज में, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 32, अ गुड टीचर शुड, एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, कंपेयर करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, क्रिएट फियर। अगेन
नो, डोमिनेंट की बात नहीं करेंगे, चेयर को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, फियर क्रिएट बिल्कुल नहीं करा है, जहाँ फियर होता है वहाँ पर लर्निंग कभी अच्छी होती नहीं है। सो एज ए गुड टीचर यू शुड एनकरेज लर्निंग, बच्चे को आपको एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। गुड टीचर तो सपोर्टिव होता है, मोटिवेट है ना, या मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इससे बच्चे को क्या होता है, ठीक है, जब आप एज अ टीचर यू आर सपोर्टिव, यू आर जस्ट डेवलपिंग मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट इन योर क्लासरूम, तो क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसे आपने इमोशनल वेलबींग वो वहाँ पे फील करा, अच्छा फील करा, तो बच्चे का इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी होगा और बच्चे की लर्निंग जो है वो बढ़ेगी, उसकी लर्निंग आउटकम जो है वो अच्छी होगी, है ना। इट्स जस्ट लाइक अ चेन रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच मैथड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, कौन सा मैथड है जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहा है। आलोचनात्मक चिंतन, व्हाट, आलोचनात्मक चिंतन किस विधि से विकसित होता है, रोट मेमोराइजेशन से, लेक्चर ओनली, डिस्कशन मेथड, पनिशमेंट, अगेन हाउ इजी, रोट मेमोराइजेशन हम इसको करते ही नहीं है, लेक्चर नो, पनिशमेंट नो, डिस्कशन मेथड, क्रिटिकल थिंकिंग है ना, यू आर जस्ट सिटिंग, है ना, डिस्कस कर रहे हैं तो चीज़ें निकल के आती हैं, आप क्या सोचते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये क्या है, ये सिचुएशन है, तो जहाँ डिस्कशन होगा वहाँ क्या होगा, है ना, आपका डिस्कशन चिल्ड्रन को थिंकिंग और रीजनिंग का अवसर देता है। आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पर बच्चा सोचेगा, रीजनिंग करेगा, अवसर मिलेगा, इससे ही क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, भाई भी आपका अलग है, मम्मा अलग है, पापा अलग है, सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, तो हर बच्चा भी इसी तरीके से अलग है, राइट। व्यक्तिगत विभिन्नताएं का क्या अर्थ है, ऑल चिल्ड्रन आर सेम, देखो क्या, एवरी चिल्ड्रन लर्न डिफरेंटली, ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल IQ, सेम टीचिंग सूट्स एवरीवन, डेफिनेटली इसके ऑप्शन इतने डिफरेंस हैं, इतने अलग अलग पूछे हैं तो वो आप बता ही दोगे इसका आंसर, लेकिन फिर भी आप सोच लीजिए, है ना भाई, सब बच्चे, ऑल चिल्ड्रन आर सेम, अरे वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंस, तो सब बच्चे कैसे सेम हो सकते हैं, एवरी चाइल्ड लर्न डिफरेंटली, लेट अस थिंक अबाउट इट, ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल IQ, इक्वल IQ तो नहीं होती है सबकी, सबके लिए सेम टीचिंग मेथड, नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इंक्लूसिव चिल्ड्रन लर्न डिफरेंटली, एवरी चाइल्ड, इंक्लूजन बोल रही हूँ, इंक्लूजन इसलिए मुंह से निकला क्योंकि इंक्लूजन में इसी की बात होती है कि हर बच्चे को जो है बच्चे के हिसाब से टीचर को अपना टीचिंग मेथड चेंज करना चाहिए, दैट्स व्हाई मेरे मुंह से इंक्लूजन आया अभी, ठीक है। तो हर चाइल्ड क्या होता है, लर्न डिफरेंटली, ठीक है, तो हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा इंडिविजुअल है, और इंक्लूजन में हम इस बात पर भी एम्फेसिस देते हैं कि एक जो इंक्लूजन क्लासरूम है, टीचर मस्ट हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, है ना, ताकि हर बच्चा उसमें सीख सके, तो यही है, ठीक है। तो हम, क्योंकि आपको पता है हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल, उसकी स्पीड या उसका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो एक मेथड कैसे काम कर सकता है, तो टीचर को अकॉर्डिंगली टीचिंग अडेप्ट करनी चाहिए, ठीक है, कि सच काइंड ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन माय क्लासरूम, तो मुझे किस तरह के मेथड्स बनाने हैं, कैसे मैं उन सबको अप्रोच कर सकता हूँ, इस तरीके से बेसिकली, है ना, यहाँ पर हम इंडिविजुअल डिफरेंस को कवर कर पाएंगे, और उस पर बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूजन पे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। नाउ we came on the question number 35, which assessment is done at the end of the instruction, which assessment is done at the end of instructions, शिक्षण के अंत में कौन सा मूल्यांकन, अंत में, कीवर्ड इज अंत, एंड, अब आप बता देंगे इसका आंसर, बताइए, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव या कंटिन्यूअस, इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर द कीवर्ड्स इन योर माइंड, अंत और एंड, यू आर जस्ट गोइंग टू आंसर, बताइए। अंत में बात करी है ना, तो हम बात करेंगे समेटिव असेसमेंट, बाद में क्या असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है बाद में, है ना। तो समेटिव असेसमेंट में फाइनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं, बीच बीच में जो हम फॉर्मेटिव करते हैं, जो बीच में कंटिन्यूसली बच्चों को फीडबैक देते रहते हैं, उनका इंप्रूवमेंट देखते रहते हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, हम समेटिव असेसमेंट करते हैं, फाइनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं बच्चे की, जैसे फाइनल एग्जाम जो होते हैं उस तरीके से, है ना। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट बेटर व्हेन टीचिंग इज, चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट बेटर, कब बेटर कॉन्सेप्ट बच्चा सीखेगा, तब टीचिंग क्या होगी, बच्चे अवधारणाएं बेहतर कब सीखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ओनली, एक्टिविटी बेस्ड, पनिशमेंट बेस्ड, लेक्चर बेस्ड, पता है आपको, एब्स्ट्रैक्ट नो, पनिशमेंट तो होगा ही नहीं, लेक्चर बेस्ड भी नहीं होगा, एक्टिविटी बेस्ड, है ना। देख रहे हो आप, घुमा, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, है ना। नेवर एवर गो फॉर द रटाफिकेशन, ठीक है, हमेशा कॉन्सेप्ट को समझो, तो एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके
वो सॉल्व हो रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड में हम क्या करेंगे, आपको पता है एक्टिविटीज़ लर्निंग को एंगेजिंग करती है, बच्चे के ज़्यादा सेंस ऑर्गन यूज़ हो रहे होते हैं, और वो ही एक्टिविटीज़ जो है जिसमें बच्चा एंगेज है वहाँ पर मीनिंगफुल उसी चीज़ को जो है एक्टिविटीज़ जो है वो मीनिंगफुल बनाती है लर्निंग को, ठीक है, क्योंकि बच्चा वहाँ एंगेज कर रहा है। अच्छा, ओके, नाउ क्वेश्चन 37, विच इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू म्यूजिक और रिदम, है ना, संगीत और लय से संबंधित बुद्धि कौन सी है बताइए। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, या बॉडीली इंटेलिजेंस है, कौन सी होगी? म्यूजिक और रिदम से, संगीत और लय से, सोचना ही नहीं है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिक, रिदम और साउंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट, अधिगम अक्षमता मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम है, फिजिकल ग्रोथ ओनली, लर्निंग प्रोसेस, इमोशनल ग्रोथ ओनली, या हियरिंग ओनली, है ना। तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है बच्चे को, है ना। तो बताइए, फिजिकल ग्रोथ नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी किसी भी तरह, जैसे डिसलेक्सिया होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो फिजिकल ग्रोथ ओनली नहीं, है ना। इमोशनल ग्रोथ ओनली ऐसा भी नहीं, हियरिंग ओनली नहीं, क्योंकि डिसेबिलिटी बहुत तरीके हैं। तो बेसिकली उन डिसेबिलिटी उसका लर्निंग प्रोसेस कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस क्या होता है उसका, कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे रीडिंग में है, किसी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइट, किसी को क्या है राइटिंग में या मैथमेटिक्स में, है ना, लर्निंग में डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है, तो वो अलग, तो इसलिए उसके लर्निंग प्रोसेस पे उस बात का इफेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच टीचिंग अप्रोच फोकस ऑन लर्नर नीड, कौन सा टीचिंग अप्रोच है जो किस पे, लर्नर नीड पर फोकस कर रहा है? कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर बल देता है? टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, कर दिया होगा आपने, पनिशमेंट अप्रोच या लेक्चर अप्रोच, बताइए। विच टीचिंग अप्रोच फोकस ऑन लर्निंग नीड, पता है आपको, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ भी ये जाएगा आ जाएगा तो आप एकदम सोचने पे मुझे कि चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में लर्नर के इंटरेस्ट, लर्नर मीन्स बच्चों के इंटरेस्ट और नीड इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यही जो है आपका बच्चे की नीड को संभालेगा, है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ही क्या करेगी, है ना, आप उनके इंटरेस्ट को देख रहे हैं, उनकी नीड को देख रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू, ठीक है, चेंज योर मेथड्स टू टीचिंग और वो सब चीज़ें जो भी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो किसके थ्रू रही, ऑब्जर्वेशन, क्या कहलाएगा? अवलोकन द्वारा सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। कंडीशनिंग कहलाएगी, ट्रायल एंड एरर कहलाएगी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहलाएगी, पनिशमेंट लर्निंग कहलाएगी, बताइए। ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ठीक है। चिल्ड्रन दूसरों को देखकर भी सीखता है ना। तो बेंड्यूरा ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर बल दिया, किसने दिया था ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर बल? बेंड्यूरा, ठीक है। चिल्ड्रन दूसरों को देखकर भी सीखता है, बेंड्यूरा ने चीज़ बोली थी, और इसी से हमारी क्या ही निकल के, थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो बेंड्यूरा ही ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर बल देते हैं ना। चिल्ड्रन दूसरों को देख के, तो ना इमिटेट बिहेव कई बार बच्चा शो करता है, दूसरे को देखकर वो सब चीज़ें आ जाएगी इस थ्योरी में। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 41, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। अगेन बेंड्यूरा, है ना। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लर्निंग थी और यहाँ पर घुमा के थोड़ा पूछा है, तो यहाँ पर फिर बेंड्यूरा आ जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ठीक है ना। क्योंकि बेंड्यूरा ने क्या बोला था, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, क्या दी थी बेंड्यूरा ने? सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया कि बच्चे ऑब्जर्विंग और इमिटेशन से सीखते हैं। क्या बताया कि बच्चे जो हैं किससे सीखते हैं? ऑब्जर्विंग और इमिटेशन, इससे सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, रूपात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस? रैंक करना स्टूडेंट को, इम्प्रूव करना टीचिंग लर्निंग को, पनिशमेंट या फाइनल ग्रेडिंग। देखो, हमने अभी फॉर्मेटिव की बात करी, अभी पीछे हमने समेटिव की बात करी थी, एंड जो हमने कीवर्ड बोला था एंड में, तो फाइनल ग्रेडिंग तो नहीं है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द समेटिव। पनिशमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। स्टूडेंट को रैंक का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप क्या करते हैं, यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू द किड्स। क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फीडबैक, राइट, कंटिन्यूअस फीडबैक देते हैं। इससे टीचिंग और लर्निंग दोनों इंप्रूव होती है। अब कंटिन्यूअस बच्चे को पता चल रहा है ना, तो लर्निंग भी इंप्रूव हो रही है और टीचर को पता चल रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो टीचिंग भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, विच लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज, विच लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज, गतिविधियां द्वारा सीखना किस अधिगम शैली से संबंधित है, बताइए। ऑडिटरी लर्निंग, विजुअल लर्निंग, काइनेस्थेटिक लर्निंग या वर्बल लर्निंग, बताइए, है ना। डूइंग एक्टिविटीज़, तो डूइंग एक्टिविटीज़ की बात करिए, गतिविधियों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मीन्स टॉकिंग अबाउट द काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो है ना, काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो किससे करेंगे, एक्टिविटीज़, किससे, एक्टिविटीज़ से और मूवमेंट से, है ना, के थ्रू बेटर लर्निंग करते हैं। तो काइनेस्थेटिक होते हैं वो लर्नर्स जो होता है एक्टिविटीज़ और मूवमेंट के थ्रू बेटर लर्न करते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई आंसर इज काइनेस्थेटिक लर्निंग। Now the question is 24, which factor affect learning the most, which factor affect learning the most, अधिगम को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, बताइए आप। इमोशनल एनवायरनमेंट, फियर ओनली, पनिशमेंट ओनली, क्लासरूम वॉल, क्या इफेक्ट कर रहा है, बताइए। लर्निंग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आपका फियर तो नहीं, पनिशमेंट भी नहीं, क्लासरूम वॉल भी नहीं, इमोशनल एनवायरनमेंट, है ना। पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। यदि आप बहुत अच्छा इमोशनल एनवायरनमेंट बच्चे को क्लासरूम में दे रहे हो, है ना, पॉजिटिव वाला, तो आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी, बच्चे का जो आउटकम है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और फियर और स्ट्रेस लर्निंग को रिड्यूस करते हैं। वहीं पर क्वेश्चन दूसरी तरह भी आ सकता है, तो आप वहाँ पे देखेंगे फियर और यदि स्ट्रेस क्लासरूम में है तो वो क्या कर देंगे, लर्निंग को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेस वाला माहौल नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, तो इमोशनल इन्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, है ना। टीचर शुड ट्रीट लर्नर, टीचर शुड ट्रीट लर्नर, शिक्षक को शिक्षार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इक्वली, रिस्पेक्टफुली, हार्शली, डिफरेंटली, विदाउट रीजन और स्ट्रिक्टली ओनली, बताइए आप। पता चले गया होगा आपका, क्वेश्चंस ऑप्शंस इसी तरीके के हैं, है ना। तो हार्शली तो बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंटली विदाउट रीज़न ये भी नहीं, स्ट्रिक्ट तो मतलब ही नहीं है, तो क्या बचा, इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली, है ना। क्यों भाई, रेस्पेक्टफुल क्लासरूम एनवायरनमेंट कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। किसी बच्चे को इमोशनल वेलबींग का आप ध्यान रख रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो क्या उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इक्वली और रिस्पेक्टफुली इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, विच डोमेन इज रिलेटेड टू फिजिकल स्किल, कौन सा डोमेन है जो फिजिकल स्किल से रिलेटेड है, शारीरिक कौशल किस क्षेत्र से संबंधित है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और इमोशनल डोमेन, बताइए। साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, क्यों साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन मूवमेंट और फिजिकल स्किल से रिलेटेड होता है ना। हमने फिजिकल की बात करी है ना, तो विच डोमेन इज रिलेटेड टू द फिजिकल स्किल, मीन्स साइकोमोटर डोमेन, क्योंकि साइकोमोटर डोमेन मूवमेंट और फिजिकल स्किल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मूवमेंट और आपके मूवमेंट से और आपके फिजिकल स्किल से। ठीक है, इससे रिलेटेड होता है, दैट्स व्हाई आंसर इज फिजिकल डोमेन। क्वेश्चन नंबर 47, रेमेडियल टीचिंग इज यूज्ड फॉर, है ना, क्या है, उपचारात्मक, ओ माय गॉड, अगेन स्लिप ऑफ माय टंग, उपचारात्मक शिक्षण, है ना। कई बार वो ही वर्ड बोलने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो रेमेडियल टीचिंग आपने सुनी होगी। सो उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, गिफ्टेड लर्नर ओनली, इम्प्रूव लर्निंग डिफिकल्टीज, पनिशमेंट, एंटरटेनमेंट। रेमेडियल टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण, बताइए। अगेन इम्प्रूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है, पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं है, एंटरटेन भी नहीं, गिफ्टेड लर्नर्स ओनली, नो नो नो, रेमेडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उपचारात्मक, हिंदी में तो साफ समझ में आ रहा है, यू आर जस्ट डूइंग समथिंग, उपचार काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो इसलिए आपका जो है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव लर्निंग होगी यहाँ पे, इम्प्रूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज। रेमेडियल टीचिंग वीक एरिया को इम्प्रूव करने
है ना, करने के लिए मदद दी जाती है ना, रेमेडियल टीचिंग, रेमेडी दे रहे हैं ना आप, वर्ड से ही समझिए, दोनों वर्ड अच्छे हैं, रेमेडी है ना। तो वीक एरिया को आप इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है आपको, ठीक है। तो आपकी ऑब्वियसली बात है, जब उसी के को हम सही करने के लिए दे रहे हैं तो लर्निंग तो डिफ़िकल्टीज तो इम्प्रूव होंगी ना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच इंटेलिजेंस हेल्प इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कौन सी इंटेलिजेंस है जो हेल्प कर रही है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, स्वयं को समझने में कौन सी बुद्धि सहायता करती है। इंटर स्वयं, अगेन कीवर्ड इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, स्वयं। इंटरपर्सनल, बॉडीली, इंट्रापर्सनल, ये पीछे हमने बात करी थी, है ना। चलिए आप सोचिए फिर, आई थिंक यू आर गोइंग टू करेक्ट दिस, मुझे ऐसा लग रहा है कर लोगे आप, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है अभी पीछे ना। सेल्फ की बात करी है, स्वयं मीन्स इंट्रा, और जब इंटर की बात करी थी दो के बीच की बात थी, अब इंट्रा है ना, आप स्वयं की बात कर रहे हैं। इस पर आता है क्वेश्चन, और कई बार ये ना ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होती है। क्या होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होती है। तो जहाँ पे सेल्फ की बात आए तो वहाँ पर आप कर देंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, राइट। 49, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन गिव इंपॉर्टेंस टू, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसको इंपॉर्टेंस दे रही है, बाल केंद्रित शिक्षा किसे महत्व देती है, सिलेबस ओनली, टीचर डोमिनेंस, लर्नर इंटरवेंशन इन पनिशमेंट, बताइए। वैसे भी आप कर लेंगे, सिलेबस ओनली नो नो, टीचर डोमिनेंस होना ही नहीं, बट टीचर का डोमिनेंट, टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, बहुत बार हमने पढ़ा है। पनिशमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्या बचा, लर्नर इंटरेस्ट एंड नीड, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाइल्ड की नीड और इंटरेस्ट पर ही आधारित होती है, ठीक है। बिकॉज हम वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कहते थे ना पहले होती थी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, अब है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो सीधी सी बात है, इफ चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड मिड में है, तो हम उसी के तो नीड और इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन, द बेस्ट लर्निंग अकर कब होती है, बेस्ट लर्निंग भाई, सर्वश्रेष्ठ अधिगम कब होता है, बताइए। स्टूडेंट आर फियरफुल, पता है आपको, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, ओनली मेमोराइजेशन इज डन, पनिशमेंट इज यूज्ड, बताइए। पनिशमेंट नो नो नो, मेमोराइजेशन नो, स्टूडेंट आर फियरफुल नो, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, है ना। इसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, रटने पर नहीं, राइट। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्निंग को क्या बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। सो सीटेट फाइनल ट्रिक क्या है, एक्टिव चाइल्ड बेटर लर्निंग, क्या है, एक्टिव चाइल्ड रहेगा तो लर्निंग क्या होगी, बेटर होगी। थैंक यू सो मच।